हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हिंदू के फ्रंट पेज से ये जो इशू है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर के है। नागालैंड वाला जो हमारा स्टेट है वहां पर हमारी मिलिट्री को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर कुछ इंसर्जेंसी रिलेटेड मूवमेंट चल रहे हैं और उन्हीं को कैप्चर करने के लिए हमारी आर्मी वहां पर उस एरिया को कैप्चर करती है। लेकिन जो इशू है वो लोकल पॉपुलेशन और मिलिट्री के बीच में एक क्लैश के रूप में चेंज हो जाता है और इसी की वजह से वहां पर 14 लोकल पॉपुलेशन पीपल जो है उनकी डेथ हो जाती है और 1 आर्मी पर्सनल की भी डेथ हो जाती है। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बोला है कि 1 मंथ के अंदर कंप्लीट ये जो भी इशू हुआ इसकी प्रोब की जाएगी, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए बनाई जाएगी। अब ये जो इशू हुआ यहाँ पर नागालैंड का जो मोब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये इशू देखने को मिला और वहाँ पर रहते हैं कोन्या कम्युनिटी के लोग। तो कोन्या कम्युनिटी का जो है वो एक तरीके से न्यूज़ में आ गई है और कोन्या कम्युनिटी आप हमारे जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो अप्सा रूल है वो भी न्यूज़ में आ गया है क्योंकि मिलिट्री ने ये इशू किया है और नॉर्थ ईस्ट में पावर्स दे रखी हैं अप्सा रूल के तहत हमारी आर्मी को। तो ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कोन्या कम्युनिटी। जो कोन्या कम्युनिटी है वो नागालैंड का जो मोब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उस एरिया में पाई जाती है और म्यांमार में भी इसकी पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में पाई जाती है। जो कोन्या कम्युनिटी है वो एक तरीके से अपने आप को फुली पैट्रियटिज्म उनके अंदर है। स्पेशली अगर हम देखें बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट जब नॉर्थ ईस्ट में चलाए जा रहे थे तो ये एरिया ऐसा था जहाँ पर कोन्या कम्युनिटी ने कभी भी किसी सेपरेटिस्ट के कैंप को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। कोन्या कम्युनिटी ने नागा पीस प्रोसेस में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और हमारे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें एक तरीके से ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स है वो क्रिएट रहे कि हम सभी एक हैं और हमारे साथ में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अप्सा रूल को। अप्सा रूल क्योंकि आर्मी जो है उन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ किया है और उसकी वजह से अप्सा रूल न्यूज़ में आ जाता है। अप्सा रूल की अगर हम देखें तो अप्सा रूल प्रेजेंट टाइम में हमारा आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का वो रीजन जो आसाम के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करता है उस एरिया में अप्सा रूल को लगा रखा है। अप्सा रूल होता क्या है? अप्सा रूल में जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं उनको स्पेशल पावर दी जाती है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज में आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको पावर दी जा रही है। पावर्स में क्या होता है कि जो फोर्सेज हैं वो विदाउट एनी वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती हैं, किसी भी एरिया में सर्च के लिए घुस सकती हैं विदाउट ए वारंट। ये सारी पावर्स उनके पास में हैं। अब डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं? अप्सा जो रूल है उसके सेक्शन 3 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिस्टर्ब्ड एरिया में मान लो किसी एरिया में सेम अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, उनके बीच में क्लैश देखने को मिलता है। तो उस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी बनाने के लिए उस एरिया में आर्मी को मोर पावर्स दी जाती हैं ताकि उस एरिया को क्या कर सके, स्टेबल किया जा सके। ये पावर किसके पास है कि कौन कौन डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट में गवर्नर या फिर यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिक्लेयर कर सकता है, या तो पूरे स्टेट के एरिया को या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एरिया को या फिर कुछ पार्शियल एरिया को भी डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब ये कोई फुल्ली कंडीशन नहीं है कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा तो पूरे ही स्टेट को कवर किया जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट के अंडर ही वहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही। अब इसमें रिव्यू, ये जो एक्ट जब बनाया गया था उसके बाद में इसको रिव्यू करने के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बनी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी 2004 में, 5 मेंबर थे इस कमेटी में और जो हेड थे वो थे बीपी जीवन रेड्डी। उन्होंने बोला था कि देखो ये जो अप्सा रूल है उसको आप क्या कीजिए, रिपील कीजिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि यूएपीए जो एक्ट है उसके तहत ही आप अपनी आर्म्ड फोर्सेज को और पैरामिलिट्री फोर्सेज को कुछ पावर दे सकते हो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, सेकेंड ARC
कमीशन है उसने अपनी 5th रिपोर्ट में बोला था कि अप्सा रूल को रिपील किया जाना चाहिए। तो ये हमने अप्सा रूल के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको आप हमारे सिलेबस का जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस वाला जो पार्ट है वहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और रशिया रिलेशंस को लेकर के। रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के विजिट पर हैं और यहाँ पर डिस्कशन हुआ, 28 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, कुछ मिलिट्री पैक्ट जो हैं उनको रिन्यू किया गया है इंडिया और रशिया के बीच में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया और रशिया के जो फ्रेंडशिप रिलेशंस हैं वो अभी भी अनचेंज्ड है, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में फर्स्ट 2+2 मिनिस्टरियल मीटिंग भी हुई जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पॉइंटली अगर हम डिस्कस करें तो प्रेजेंट टाइम में टेररिज्म को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और रशिया दोनों ही चाहते हैं कि अफगानिस्तान वाला जो एरिया है या फिर अदर एरिया जहां पर टेररिज्म जो है एक इशू के रूप में बढ़ रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनके लिए ये कॉमन फाइट है जिनमें इंडिया और रशिया जो है वो एक दूसरे से इक्वली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इंडिया और रशिया के बीच में अब कंप्लीटली जो आउटकम बाहर आएंगे उसके बाद में हम और डिस्कस करेंगे। वैसे इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो आईआर हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन उससे आप रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया और रशिया रिलेशंस की अगर हम बात करें तो 2000 में मतलब आईआर वाला जो टॉपिक है वहाँ से आप पढ़ सकते हो कि इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? देखो प्रेजेंट टाइम में एक तो विजिट है, दूसरा टॉपिक ये है कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ट्रोइका प्लस जो मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान में जिसमें इंडिया को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन चाइना और रशिया मिल करके अफगानिस्तान वाले इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक तरीके से इंडिया का जो झुकाव कुछ समय के लिए अपने वेपन्स के लिए मान लीजिए या डिफेंस सिस्टम के लिए मान लीजिए यूएस की तरफ हुआ था, लेकिन दोबारा से हम S-400 जो डिलीवरी सिस्टम है वो ले रहे हैं रशिया से, तो इसकी वजह से भी काफ़ी न्यूज़ में है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2000 में इंडिया और रशिया दोनों ही कंट्रीज ने डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर साइन किए थे। 5 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर हमारी पार्टनरशिप है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म, कॉपरेशन एंड स्पेस। रशिया इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? देखो एक तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराने हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो डिफेंस ट्रेड पार्टनर्स में भी इंडिया और रशिया काफ़ी मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे हैं और हमारे डिफेंस सिस्टम में रशिया का डोमिनेंस है। दूसरा अगर हम देखें तो इंडिया को बहुत सारे ग्रुप्स में एंट्री लेनी है, जैसे कि रशिया उसमें काफ़ी अपनी सहमति दिखाता है, काफ़ी एक्सेप्टेंस दिखाता है कि हाँ इंडिया को यहाँ पर एंट्री दी जानी चाहिए। जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के बारे में बात करें तो रशिया हमेशा से इंडिया का सपोर्टर रहा है। इसके अलावा दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ग्रुप्स के कॉमन मेंबर्स के रूप में भी हैं, जैसे कि HCO के हैं, ब्रिक्स, G20 और आसियान। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम कॉमनली डिस्कस करते हैं, जिसमें टेररिज्म हो गया, अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कॉमन इशू हैं दोनों ही कंट्रीज़ के। हमारे बीच में इकोनॉमिक टाइज भी हैं। इकोनॉमिक टाइज में इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो इतनी हाइट्स तक नहीं गया जितने हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं। इसको लेकर के हमें कोशिश की जानी चाहिए। वैसे इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है और रशिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब रशिया की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा सोल्व हो सकती हैं अगर इंडिया के साथ में हमारे इकोनॉमिक टाइज, इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक टाइज मेंटेन हो सके तो। एनर्जी टाइज की अगर हम बात करें तो रशिया जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के कोऑपरेशन के थ्रू ही इंडिया में बनाया गया है। पॉलिटिकल टाइज की अगर हम बात करें तो इंडिया और जो रशिया है वो हमेशा से मेंटेन करते हैं अपने रिलेशंस को। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर के इंडिया हमेशा चाहता है कि हमें परमानेंट सीट मिले और मॉस्को उसमें हमेशा से सपोर्ट करता है। इसके अलावा कश्मीर का जब इशू उठा है तब रशिया ने हमें सपोर्ट किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें जिसमें ब्रिक्स वाला देख लीजिए आप,
या फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, इन सब में जब भी कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए गए हैं इंडिया के द्वारा, तो इंडिया और रशिया ने कंप्लीटली इंगेजमेंट दिखाई है। ओके, टेररिज्म को लेकर के भी प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में इशू चल रहा है। दोनों के दोनों कंट्री चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी इशू है या फिर वैसे कंट्री जो सेफ हेवन प्रोवाइड करवाते हैं टेररिज्म को, उनको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। कल्चरल कोऑपरेशन भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब हमारे स्टडीज़ को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से रशिया और रशिया से इंडिया दोनों जगह आते हैं। वे फॉरवर्ड में हम यही बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज में चल रहे हैं। हमें हमारे बायलैटरल जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। जो भी हमारे डिफेंस डील्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन है, उनको हमें रेगुलर मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बने रहें। इसके अलावा हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करने की प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है। और इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को एक एज ए अपॉर्चुनिटी डेवलप किया जाए ताकि रशिया के इन्वेस्टर्स आकर के इंडिया में क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स जिनको आप IR पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जनरल नॉलेज है। ये जो हमारा बिहार स्टेट है उससे रिलेटेड है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ डाटा उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि 8 करोड़ पीपल को हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ फेक नेम देखने को मिले, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनका नाम भी देखने को मिला कि उनको भी बिहार में वैक्सीनेशन दी गई है। यहाँ पर कास्ट सेंसस इशू को लेकर के है। कास्ट सेंसस को लेकर के जो JDU जो पार्टी है उन्होंने बोला है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और ये डिस्कशन करेंगे कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो 2014-15 में सेम इसी तरीके से जो कर्नाटका स्टेट है उसमें भी सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था ताकि उसके बेसिस पर ये लग सके कि कौन सी कास्ट कितना डोमिनेट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज से, यहाँ पर वही इशू है अप्सा रूल को लेकर के जो अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया। इसमें ये बोला गया कि कंप्लीट जो हमारी कंट्री है वो इस न्यूज़ को पढ़ेगी कि हाँ मिलिट्री और क्लैश देखने को मिला, इंसर्जेंसी को रोकने के लिए हमने अब जो मिलिट्री है उसने वहाँ पर काम किया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इस न्यूज़ को पढ़ेगी कि अप्सा जो रूल है उसके तहत मिलिट्री को एक्स्ट्रा पावर दी गई, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर अप्सा रूल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसकी वजह से ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि हमारे 2 स्टेट मेघालय और नागालैंड में क्लियरली ये बात क्रिएट की जाएगी कि भाई अप्सा जो रूल है उसको आप क्या करो, रिपील करो और इसको ख़त्म करो। देखो, अगर हमें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो इशू है और स्पेसिफिक अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कोन्याक कम्युनिटी है उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा से हमारे नागा पीस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो कोन्याक नागा कम्युनिटी है उसने जो भी अपना पैट्रियोटिज्म फील किया करवाया है, हमेशा से जो स्टेबिलिटी प्लेस करवाने की इस एरिया में कोशिश की है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, अगर वहाँ पर कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो इंडिया के साथ में अपने आप को इंटरगल पार्ट मारती हैं, तो उन कम्युनिटी में जो बिलीफ है वो कम ना करके उनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। तो इसी को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हालांकि उन्होंने बोला है कि जांच करवाई जाएगी, 1 महीने में इसका रिजल्ट होगा, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला कि अप्सा रूल को रिपील किया जाना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो इसको लेकर के भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कर सकती है कि अप्सा रूल जो भी पावर्स हैं, जो भी हमने देखा है कि अभी जब ने स्टार्टिंग में देखा कि 2 कमीशन, ARC कमीशन ने और जो BP जीवन रेड्डी जो कमेटी बनी थी, उन्होंने बोला था कि रिपील करो, लेकिन UAPA एक्ट के तहत आप उस स्पेशल पावर दे सकते हो। तो ये यूज़ किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल आया है वो माल न्यूट्रिशन को लेकर के है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा आए और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जब डाटा आए तो हमने जब कंपैरिजन किया उसको लास्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा थे, तो उसमें हमने ये देखा कि कुछ इशू पर
हमने थोड़ा सा बूस्टअप किया है, मतलब थोड़ा से जो हमारी हालत है, कंडीशन जो है वो सही हुई है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही ख़राब कंडीशन, मतलब वर्सन कंडीशन में हम गए हैं, जिसमें एनीमिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कल भी हमने एनीमिया को लेकर कुछ डाटा डिस्कस किए थे कि एनीमिया में जो हमारी कंडीशन है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से भी ज़्यादा वर्सन हो गई है। इसमें 15 to 49 एज की जो गर्ल्स और वीमेन हैं उनमें भी एनीमिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इसमें वैसे अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन जो डिलीवरी है उसमें जो डाटा है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टैटिक, ये जो पॉइंट है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो इशू है उसमें स्टैटिक डाटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में भी सेम डाटा थे और अभी भी सेम डाटा है। यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग और स्टंडिंग, इसमें देखें तो थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिला है, थोड़ा सा ये रिड्यूस हुए हैं, लेकिन ज़्यादा इनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अंडर 5 एज की जो चिल्ड्रन हैं उसमें 35.5% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, 19.3% जो बच्चे हैं वो वेस्टेड हैं। ये डाटा का आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वहाँ पर आप अपने ऐसे में इनको यूज़ कर सकते हो कि हमारे इंडिया को कितनी प्रोग्रेस की प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है। अब इनमें इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, पॉइंट के बेसिस पर अलग अलग पॉइंट पर बात की है कि किन किन पॉइंट्स में अगर हम इम्प्रूव करें तो हमारे यहाँ पर जो इशू है इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला, कल भी हमने डिस्कस किया था कि आंगनवाड़ीज़, कोविड के दौरान हमने ये देखा कि जो आंगनवाड़ीज़ है उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी ICDS जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि आंगनवाड़ीज़ को ओपन कीजिए। इसके अलावा वहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है उसमें भी रेगुलर एक जांच होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है न्यूट्रिशन फूड। इसके अलावा चेंजेस किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, रेगुलर वो ही फूड सर्व किया जा रहा है बच्चों को या उसमें कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल हो सके। दूसरा, इसमें ये डिस्कस किया गया है कि फैमिली के पोट में क्या पकता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी वजह से पोट में जो फूड पकता है उसके लिए ज़रूरत है कि उस फैमिली की जो इनकम है वो बूस्टअप हो। फैमिली की इनकम बूस्टअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जिनकी भी प्रेजेंट टाइम में मनरेगा, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोविड के दौरान। जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट लोगों की जो डेली वेजेस है उनको इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा बात किया गया है कि जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें भी गवर्नमेंट वर्क कर सकती है कि यहाँ पर न्यूट्रिशनल जो फूड है वो प्रोवाइड करवाया जाए और ये देखा जाए कि हर सभी लोगों को जिनके पास में भी, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का भी देखा कि हमारी सोसाइटी के उन सारे पार्ट को भी आप इंक्लूड कीजिए जिनके पास में जो बेसिक कार्ड्स होने चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप उनको ये न्यूट्रिशन फूड जो है PDS सिस्टम के तहत उनको जो ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करवाओ, और ये जो ग्रेन्स जो भी क्वालिटी है वो हाई लेवल की हो, उनमें न्यूट्रिशन की जो है वो क्वालिटी हाई लेवल हो, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। अब इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम इंटीग्रेटेड वर्क करेंगे तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और सोसाइटी में जो उसके रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है इसमें कंपनीज के बारे में बताया गया है कि अगर हम कंपनीज का डाटा देखें तो बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती रहती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो हैं वो एक्टिव मोड में काफ़ी लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाती हैं। पास्ट 8 मंथ्स का अगर हम डाटा देखें तो 5 रजिस्टर्ड कंपनीज में से इंडिया में ओनली 3 कंपनीज ऐसी हैं जो एक्टिव मोड में काम कर रही हैं। बचे हुए जो नंबर्स हैं वो इनएक्टिव कंपनी के रूप में सामने आए हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे लोवेस्ट परसेंटेज है न्यू कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के। ओके, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं। देखो, कंपनीज रजिस्ट्रेशन मतलब लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बूस्टअप होनी चाहिए, तभी जाकर के वो अपना इनिशिएटिव या एज ए एंटरप्रेन्योर वो वर्क करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के डाटा दिए गए हैं कि यहाँ पर इस तरीके का डिग्रेड देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहां पर देखिए, सॉरी, पेज नंबर 10 से। यहां पर जो फर्स्ट आर्टिकल बताया गया है, देखो,
अभी हमने देखा कि रशिया के साथ में हमारी 2+2 डायलॉग होगा। 2+2 डायलॉग हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर रशिया के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो उनके कंटेम्प्रेरी हैं, उनके साथ में डिस्कशन किया कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो काफ़ी बॉर्डर इशूज़ को फेस कर रहा है। रशिया के रिलेशन चाइना के साथ में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी मेंटेन की हुई हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ में एक साथ मिलकर के वर्क कर रहे हैं। तो इंडिया चाहता है कि रशिया इसमें इंटरवीन करे, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली चाइना को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, ताकि जो हमारे बॉर्डर चैलेंजेस हैं वो कम हो सके। जितना फोकस हम हमारे बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, उतना अगर हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखा, बहुत सारे और इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, इन सभी के ऊपर फोकस करें तो इंडिया अपने आप को काफ़ी ग्रोथ और बूस्टअप कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बोला है कि सुधा भारद्वाज, जिनको भीमा कोरेगांव केस के अंडर कुछ वायलेंस केस देखने को मिला, जिसके तहत उनको अंडर किया गया था, जेल में किया गया था, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी अंदर किया गया था, तो उनको अब डिफ़ॉल्ट बेल दे दी गई है। तो इसको लेकर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उनको बेल दी है उसको आप खत्म कीजिए, उसको दोबारा से जो भी ये ऑर्डर पास हुई है उनको रिपील करने की ज़रूरत है। ऐसे लेकर के अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये डिफ़ॉल्ट जो बेल है होती क्या है? डिफ़ॉल्ट बेल ये होती है कि एक टाइम तक कोई भी अक्यूज्ड, उसको अरेस्ट किया गया है और उसमें एक टाइम फिक्स किया जाता है। उस टाइम के अंडर अगर जो पुलिस है वो अपने जो डाटा हैं, जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, उसको कंप्लीट अगर नहीं कर पाती है, तो उसके बेसिस पर जो भी जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको ये पावर होती है कि उनको डिफ़ॉल्ट बेल दे जा सके। इसमें यह भी बोला गया है कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनको बार बार ज़रूरत इन्फॉर्म करते रहना चाहिए, जो अक्यूज्ड पर्सन है, कि आपके पास में ये पावर है, क्योंकि जो पुअर सेक्शंस होते हैं उनके पास में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो अवेयरनेस नहीं होती तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब जितना उनका होना चाहिए उस टाइम के बाद में भी उनको जेल में रखा जाता है। तो उनके पास में अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि आपके पास में पावर है, आप जाकर के अपनी जो बेल है उसके लिए डिफ़ॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको लेकर के सुधा भारद्वाज को जो बेल दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन चाहता है कि दोबारा इसकी जाँच हो, दोबारा इसके ऊपर इस इशू को दोबारा सुना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको भीमा कोरेगांव केस के बेसिस पर अरेस्ट किया गया था, उन्होंने भी सेम प्रोसीजर के तहत ही डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अपनी बात रखी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर सुधा भारद्वाज की जो बेल है उनको पास कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो, बांग्लादेश को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो इशू चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से उसको जाना जाता था, और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जब उसको लगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है, जो कोऑपरेशन होना चाहिए बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, वो बन नहीं पा रहा है, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी डिमांड रखी कि हमें एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने आना है। लेकिन वेस्ट जो पाकिस्तान है वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेश है वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोस्पेरिटी, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी प्रोस्पेरस था, और उस इकोनॉमी को यूज़ किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान को बूस्टअप करने के लिए। तो बांग्लादेश ने अपना यहाँ पर एक मूवमेंट चलता है और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डेवलप करने में। इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि इसके दिन कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो और हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। 1971 में ये वॉर हुआ जिसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया बांग्लादेश को। उसी को लेकर के मैत्री दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंड होंगे और ज़्यादा डीपन होंगे, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वाटर इशू होते हैं इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के, कुछ बॉर्डर इशू होते हैं, उनको हम सॉल्व करें तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मेंटेन हो सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारे टेरिटोरियल इशू थे, उनको इंडिया और बांग्लादेश ने दोनों ने मिल करके जिस तरीके से सोल्व किया, वहाँ की जो पॉपुलेशंस है उनको जो बेसिक राइट्स प्रोवाइड करवाए, उनसे जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बूस्टअप हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कैंपा। यहाँ देखिए,
द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी मीन्स कैंपा के तहत जो भी मनी है उसको 32 जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये अपने स्टेटमेंट रखे हैं कि हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि आपके यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट्री है उसको आप डेवलप करने के लिए और सोइल प्रोटेक्शन के लिए इस सारे फंड को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डाटा इस तरीके का शो किया गया है कि जिन स्टेट्स को जितना पैसा दिया गया उसमें से बहुत कम मनी को यूज़ किया गया है स्टेट्स के द्वारा। ये जो कैंपा है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे। देखो जो कैंपा एक्ट है उसमें जितना भी मनी होता है उसमें 10% सेंटर के लिए और 90% जो होता है वो स्टेट के लिए होता है। कैंपा में कुछ फंड बनाए जाते हैं। फंड में जैसे मान लो किसी कंपनी ने किसी फॉरेस्ट एरिया को कवर किया, उस फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया क्योंकि उनको वहाँ पर अपना कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। उसके बदले में जो वो कंपनी है वो कुछ लैंड प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट को। इसके अलावा उस एरिया में फॉरेस्ट्री भी कंप्लीट करवाएगी, मतलब उस एरिया में जो ट्रीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। इसके अलावा कुछ फंड जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगी एज ए कंपनसेशन कि हमने यहाँ पर जो हमारी वेल्थ है एक तरीके से जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय किया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए फंड प्रोवाइड करवाया जाता है और फिर उसी फंड को यूज़ किया जाता है दोबारा से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से यहाँ देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी 2022 फरवरी में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। यूएस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि हमारी तरफ से कोई भी जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर चाइना की विजिट पर नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने जो भी एथलेटिक्स हैं उनको किया है कि वो लोग यहाँ पर जाकर के गेम्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसका मेजर रीज़न उन्होंने ये बताया कि चाइना में बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन है, जिंजियांग रीजन, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ताइवान वाला रीजन, वहाँ पर भी चाइना जो है वो अपना एनक्रोचमेंट इंक्रीज कर रहा है और वो डिक्लेयर करता है कि ताइवान हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अवेल मत कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आंग सान सू की म्यांमार से रिलेटेड है। वहाँ पर 4 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया है दोबारा से। काफ़ी लंबे टाइम तक वो जेल में रही। उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया म्यांमार में एक तरीके से डेमोक्रेसी लाने के लिए। कुछ पार्शियली वहाँ पर डेमोक्रेसी आई भी, लेकिन जब कंप्लीट डेमोक्रेसी आने लगी तो वहाँ की मिलिट्री पावर्स को एक तरीके से चीज़ें डेंजरस लगने लगी कि हमारे पास में जो पावर है, जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनको स्नैच कर लिया जाएगा। और उसका ये रूल रहेगा कि जो आर्मी है वो कंप्लीट ही खत्म होकर के सिर्फ कंट्री को चलाने के लिए एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में डेवलप होगी। और मेजर जो काम है वो आंग सान सू की और उनकी जो पार्टी है या फिर अदर तरीके से जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके पास में पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी के बेसिस पर 1 फरवरी 2021 को वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने कंप्लीट पावर को अपने हाथों में लिया और ये सब कुछ जो है, जो भी वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे थे लोग, उनको जेल में डाल दिया। कि आपने कारण क्या लगाए, इंडिया जो हमारी कंट्री है, म्यांमार जो कंट्री है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को आपने थ्रेट किया है। कोविड की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उनको आपने मिसयूज़ किया है, उनको वायलेट किया है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर आपने हमारे कुछ सीक्रेसी एक्ट जो हैं उनको वायलेट किया है। इनके बेसिस के ऊपर उनके ऊपर जो केस हैं वो दर्ज किए गए और उसी का रिजल्ट रहा कि आंग सान सू की को दोबारा से जेल में डाल दिया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।